बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूँ। हमारे भारतीय किसान सत्य और ईमानदार की जीती जागती मिसाल है, जो कड़ी मेहनत करके मिट्टी से भी सोना उपजाते हैं। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि ऋण माफी योजना द्वारा अब तक 2.5 लाख कृषक हो चुके हैं लाभान्वित। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था में निःशुल्क कराएं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। कोरोना के कारण हुए किसानों की आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत 2021 के फरवरी में की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा लिए गए 50,000 तक के ऋण माफ किए जाते थे। बहुत सारे किसानों को इस योजना का लाभ भी मिला। इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिल सके, इसके लिए इस योजना में बदलाव लाया गया है। अब 50,000 के बजाय 1 लाख तक का ऋण माफ़ करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 2,11,500 कृषकों की इस योजना से लाभ मिल चुका है। अन्य ऋण के लिए कुछ किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन का लाभ ले सकते हैं। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की बीमारियों और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और समय रहते इसका इलाज करा सकते हैं। राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निःशुल्क जांच किया जाता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जाँच कराकर पशु की बीमारी जानकर उचित इलाज करा सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड की जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झींगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों पर संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरान दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन की सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी आई है, साथ ही लॉकडाउन में भी ढील दी गई है। परंतु मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना की बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कृषि समाचार में तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने की मिली और आपको मौसम की भी जानकारी मिली। तो चलिए अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं, सुकर पालन करते हैं। कम कीमत में, कम लागत में और बहुत अच्छा व्यवसाय हो चुका है सुकर पालन। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं सुकर पालन करते हैं, सुकरों में बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, उनके बारे में उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे सुकरों में स्वाइन बीमारी से उनका बचाव कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं, फीचर लेते हैं जानकारी। सुकर पालन यानी पिग फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यही वजह है कि युवाओं के लिए यह रोजगार बड़ा विकल्प बनता जा रहा है। जहां तक बात झारखंड में सुकर पालन की करें तो यहां बड़े पैमाने पर लोग इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि पशुपालक अगर ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो दोगुनी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सुकरों में स्वाइन बीमारी किस प्रकार से होती है और इससे बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सुकरों में स्वाइन बीमारी होती क्यों है? सुकरों में हमारे झारखंड के बहुत सारे किसान जो है सुकर पालन से जुड़े हैं, खास करके ग्रामीण
परिवेश में जो किसान हैं वो सूकर पालन करते हैं और इससे काफ़ी अधिक मुनाफा लेते हैं। सूकर का मांस का डिमांड बहुत ज़्यादा है झारखंड में, इसलिए बहुत सारे किसान शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सूकर पालन से जुड़े हैं। सूकरों में सूकर पालन करने का एक सबसे बड़ा कारण हमारे किसानों के बीच ये है कि ये जो सूकर है इसमें बीमारियां बहुत कम होती है, इसलिए हमारे किसान भाई सूकर पालन करते हैं कि बीमारी का उनका डर कम होता है। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी सूकरों में होती है जिसका नाम है स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर भी हिंदी में बोलते हैं। ये जो स्वाइन फीवर बीमारी है ये काफ़ी खतरनाक है और ये बीमारी जब होती है तो इसमें देखा जाता है कि 90 से 95% सूकरों की मृत्यु हो जाती है। और इसकी बीमारी के लक्षण की यदि बात करते हैं तो हमारे किसान भाई तुरंत समझ जाएंगे लक्षण के आधार पर। अचानक सूकरों में मृत्यु हो जाती है, तेज़ बुखार होता है, खाना पीना बंद कर देते हैं और बड़ी संख्या में सूकरों की मृत्यु होती है। और ये बीमारी तेज़ी से एक सूकर से दूसरे सूकर में फैलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में फैलते हैं। तो इस तरह से ये जो बीमारी है इसका बचाव ही इसका उपाय है, क्योंकि ये जो बीमारी चूँकि विषाणु जनित रोग है तो इसका इलाज संभव नहीं है। इसके बचाव के लिए स्वाइन फीवर टीका ये देना पड़ता है। ये स्वाइन फीवर टीका अगर आप देंगे समय से तो इसका बचाव हो सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सूकर पालकों को चाहिए कि सूकर ज्वर तथा खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए 2.5 से 3 माह की आयु में टीकाकरण करें। बेहतर सूकर पालन के लिए प्रशिक्षण भी लिया जा सकता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये जो बीमारी है ज़्यादातर देखा जाता है गर्मी और बरसात का जब मौसम है उस समय इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी भी बहुत झारखंड के बहुत सारे जो प्रांत है उसमें ये बीमारी फैली हुई है। तो इसमें जो है कि ये जो बीमारी है अभी गर्मी और बरसात में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इससे पहले टीकाकरण करना चाहिए। और अभी भी जो किसान स्वाइन फीवर का टीका नहीं दिए हैं अभी उनका टीकाकरण कर सकते हैं। स्वाइन फीवर टीका पहला टीका 2 माह की उम्र में छोटे बच्चे में देते हैं। जब 2 माह की उम्र हो जाए उसके बाद ही टीकाकरण करते हैं और उसके बाद साल में एक बार इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से उसका बचाव कर सकते हैं। चूँकि ये विषाणु जनित रोग है, ये बीमारी जब होती है तो हमारे किसानों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। दूसरी चीज़ है कि जब ये स्वाइन फीवर टीका हम लगा रहे हैं तो कुछ विशेष जो ध्यान देने वाली जो बात है उनको भी देखना चाहिए। पशु स्वस्थ हो, जब ये बीमारी फैल चुका है, बीमारियां आ चुकी है, तब स्वाइन फीवर टीका नहीं लगाना है। जो स्वस्थ पशु है उसी में टीकाकरण करना है। गर्भवती पशु में टीकाकरण करने से बचें। जो एडवांस प्रेग्नेंट है तो उस समय इसका टीकाकरण नहीं करते हैं। तो जो ये टीकाकरण करते हैं वो स्वस्थ पशु में करना है, समय के अनुसार टीकाकरण करना है। टीकाकरण जब करते हैं तो सुबह में या शाम में करना ज़्यादा अच्छा होता है और पशु जब शांत हो, अच्छा वातावरण हो, उस समय जब यदि टीकाकरण करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्वाइन फीवर जब बीमारी होती है तो अचानक सूअरों की मृत्यु होने लगती है। आप देखेंगे रात में ठीक है, सुबह में मरा हुआ है, तेज़ी से फैलेगी, पूरे गाँव में फैल जाएगा। अभी एक सूअर में हुआ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस तरह से पूरे फार्म में सारे सूकरों को प्रभावित करता है। फिर गांव के दूसरे घरों में भी सूकर हैं उसमें भी प्रभावित करता है, एक गांव से दूसरे गांव में भी फैलता है। तो ये ही उसका लक्षण है। और तेज़ बुखार होता है, जब जो सूकर प्रभावित होंगे बहुत तेज़ बुखार होता है। जैसे साधारण तापमान 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सूकरों में, लेकिन जब स्वाइन फीवर बीमारी होता है तो 106-107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बुखार हो जाता है। उचित समय पर पशुओं का टीकाकरण करा देने से रोगों से पशुओं को बचाया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि टीकाकरण करते समय कई अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए। मसलन केवल स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण ही करें। जब ये बीमारी हो जाए, चूँकि ये विषाणु जनित रोग है तो दवा इसमें ज़्यादा कारगर नहीं होता है। फिर भी यदि बीमारी हो जाए, पशु बीमार हैं, तो लक्षण के आधार पर उसका दवा डॉक्टर के संपर्क से आप उसका दवा करा सकते हैं। जैसे तेज़ बुखार है तो बुखार कम करने की दवा, एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं इसमें। तो कभी कभी चांसेस है कुछ सूकर इसमें बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सूकरों की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा टीकाकरण करना है। पहला टीका 2 महीने की उम्र में, उसके बाद साल में एक बार, और ये गर्मी बरसात से पहले या अभी भी अगर आपका पशु में बीमारी नहीं आई तो अभी भी उसका टीकाकरण कर सकते हैं। टीकाकरण करने से पहले आप कृमिनाशक दवा देते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादातर सूकर जो ग्रामीण परिवेश में है वो बाहर चरते हैं, और चरने के साथ साथ जो है उसमें देखा जाता है कि कृमि का प्रकोप भी पेट में होता है और किसान जो है कृमिनाशक दवा नहीं देते हैं। तो इसके लिए अगर टीका से 3-4 दिन, 1 सप्ताह पहले आप कृमिनाशक दवा दें और उसके बाद टीकाकरण करते हैं तो ये टीका ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बीमारी से बचाने में ज़्यादा प्रभावी होता है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशुओं में टीकाकरण बहुत ज़रूरी है।
अगर पशुपालक सही समय पर टीकाकरण कराएं तो पशुओं को बीमारियों से बचाया भी जा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि टीकाकरण संक्रामक रोगों से जुड़े उपचार की लागत को कम करके किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। पहले तो है कि बीमारी उन सुकरों को ज़्यादा ग्रसित करती है जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, या फिर जो सुकर जो है कि चूँकि ये विषाणुजनित रोग है तो सभी तरह के सुकरों को प्रभावित करते हैं। फिर भी अगर हम सुकरों को सही आवास, संतुलित आहार अगर देते हैं तो इस सुकर से बीमारी से बचा जा सकता है। साथ ही साथ बीमारी से बचाव के लिए हम उसको बायोसिक्योरिटी मेजर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बाहर से किसी आदमी को अपने फार्म में नहीं आने दें। आने से पहले उसके जूते को अच्छा से जो है फिनाइल से साफ़ करें, फिनाइल डालें कि किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं। कोई बाहर से गाड़ी आ रही है तो उसके टायर को अच्छी तरह से फिनाइल से उसको ये करें, डिसइंफेक्टेंट करें, तो ये ज़्यादा असरदार होता है। तो अभी आपने देखा सुकरों में स्वाइन फीवर बीमारी से उनका बचाव कैसे किया जाए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। देश भर में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलों में आलू सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ये बच्चे, बूढ़े हो या जवान, सभी को आलू की सब्जी बेहद ही पसंद आती है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं आलू को खेती करते हैं तो उन्हें हम आज जानकारी देंगे कि बरसात मौसम में आलू में लगने वाले रोग और उसका निदान क्या है। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं ICAR पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर P भावना जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे बरसाती आलू में उनके रोग और निदान के बारे में। सबसे पहले तो मैडम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, नमस्कार। अभी बरसात का मौसम है तो बहुत से किसान भाई हमारे खेतों में, अपने खेतों में आलू लगा चुके हैं, तो उन आलू को रोग से कैसे बचाएं, इसके बारे में मैडम हमें जानकारी दें। हाँ, अभी बरसात का मौसम में आपको पानी का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे आलू हो गए हमारा जो कंद रूप में मिलता है तो इसीलिए वो मिट्टी में ही रहता है और पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो आपको ऊपर का पत्ती में जो कीट और जो रोग आता है उसके साथ साथ हमारा जो कंद जो बनता रहता है मिट्टी में उसको भी आपको अच्छा तरह से बचाना चाहिए। नहीं तो आपको आगे में हार्वेस्टिंग करते टाइम भी क्वालिटी भी ठीक नहीं मिलेगा और भंडारण जो करते हैं, स्टोरेज जो करते हैं, उसमें भी आपको बहुत तकलीफ़ें आएंगे। आप जैसे पहले अगर अभी तो सोइंग तो हो गया है, अगर आप चुन सकें तो पहले ही आपको जैसे झुलसा रोग का जो प्रतिरोधी किस्म है हमारा कुफरी, जो हमारा जो ICAR का इंस्टीट्यूट है वो रिलीज़ किया है, कुफरी लालिमा और कुफरी सुंदरी और कुफरी कंचन, ये सब आपका जो झुलसा रोग जो आता है, अगेती झुलसा रोग और पिछेती झुलसा रोग 2 बार आता है। जो अर्ली वाला एक आता है और लेट में भी एक आता है। ये दोनों के लिए ये एवरेज ये प्रतिरोधी है और ये इसका भंडारण कैपेसिटी भी अच्छा है, ये तीनों वैरायटी का। तो आप ऐसे सेलेक्ट करें हैं तो और अच्छा है। अगर नहीं किए हैं तो अगर आगे आने वाला जो डिसीज़ और पेस्ट जो होता है उसके लिए हम लोग कैसे कंट्रोल करें। हमारे जहले जो बोने के समय हम लोग आलू को आपको रिज मेथड में बोइंग करना है, क्योंकि आपका जो पानी इसको रुकना नहीं है, इसको पूरा जल निकास अच्छा होना है, नहीं तो हमारा जो कंद जो फॉर्मेशन है वो डैमेज हो जाता है और वो गल जाता है। तो इसीलिए आपको जल निकास का टॉप प्रायोरिटी देना है। अभी भी आप अगर खेत में पानी अगर जमा हो रहा है तो उसको कैसे निकालें, उसमें अगर किसान ध्यान देगा तो आपका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा बनेगा। और अगर कीट में जाएंगे, कीट में ज़्यादातर हमारा जो है रस चूने वाला जो है वो ज़्यादा आता है। इसमें ये रस चूने वाला आपका जो है ना पौधा को कमज़ोर कर देता है और हमारा जो वायरस होता है, जो डिसीज़ आता है उसका भी है ये फैलाना माने स्प्रेड करने का, फैलाने के ये काम करता है, वेक्टर का काम जो बोलते हैं वो करता है। तो इसीलिए आपको पेस्ट को जो लाही बोलते हैं नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में, उसको आपको पहले कंट्रोल करना है। इसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड है उसको आपको स्प्रेइंग करना है। और आपका जो झुलसा रोग जो बोलते हैं, ब्लाइट बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ये दोनों के लिए आपको कंट्रोल करना है। इसके लिए आपको थोड़ा क्रॉप रोटेशन में भी जाना है। जैसे आपको सोलनेशियस क्रॉप्स जैसे लगाएं, जैसे ब्रिंजॉल हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मिर्च हो गया, आलू, ये पांचों एक ही फैमिली का है। तो आप जैसे प्लान करते हैं इस साल ये पांचों का कोई भी खेत में है तो उसमें आप तुरंत उसी क्रॉप को मत लगाएं, अलग जैसे आपका कद्दू हो गया, करेला हो गया, उस टाइप का लगा लिए, नहीं तो बीन्स का लगा लिए, फिर उसको 1 साल छोड़ दीजिए, फिर
सोलनेशियस कोई भी आलू भी लगा सकते हैं, बैंगन भी लगा सकते हैं। ऐसे क्रॉप रोटेशन करने से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ एक ब्लैक स्कर्फ करके एक आता है, इसको भी हम लोग आलू के ऊपर आता है, आलू काला काला हो जाता है, ये आपको कार्बनडिजम या बोरिक एसिड का है, ये सॉइल ड्रेंचिंग करना पड़ता है। और जो ब्लाइट के लिए मैंने बोला है, पिचेती ब्लाइट और अगेती ब्लाइट, दोनों के लिए आपको रीडोमिल, हम जो वेक्टर पेस्ट का जो वेक्टर होता है वही का इसको कंट्रोल करना है, तो रीडोमिल आप स्प्रेइंग कर सकते हैं तो कंट्रोल होगा, तो एक अच्छा चीज़ है। और बीच बीच में अगर नीम का भी अगर स्प्रेइंग करेंगे तो ये भी एक अच्छा अवरोधी बनेगा पेस्ट और डिसीज़ के लिए। और हमारे पास एक विल्ट का भी एक आता है आलू में, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है वो मार्केट में मिलता है, उसको आपको सॉइल ड्रेंचिंग करना पड़ता है। जैसे हम आगे कीट नहीं लगा है, लगाने का चांसेस है, तो आप पहले से ही हम लोग जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो मार्केट में मिलता है वो इसका आपको 10-15 दिन का अंतराल में स्प्रेइंग करते रहिएगा, तो हमारा जो है बैरियर बनेगा, कोई भी पेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि आलू में ज़्यादातर वायरस आता है, इसके लिए आपको वेक्टर चाहिए। वेक्टर माने हमारा जो कीट है, लाही बोलते हैं, वो फैलाना का काम करता है, तो इससे हमको बचना चाहिए। और मिट्टी से भी हमारा वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, जो ब्लैक स्कर्फ मैंने बोला है वो बैक्टीरिया जो है मिट्टी से आता है, तो आपको क्रॉप रोटेशन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो एक ही जगह आप आलू लगातार कर रहे हैं तो उसको आपको 1 साल बीच में छोड़ना है, कोई बीन लगा सकते हैं या बोदी लगा सकते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद आप आलू लगा सकते हैं। इसमें भी आपको जो रोग है, जो मिट्टी से फैलने वाला जो रोग है, वो भी आपको कम कर सकते हैं। बाकी अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको जो छिड़काव में जाएंगे, आपको इमिडाक्लोप्राइड जो है उसको स्प्रे कर सकते हैं, और रीडोमिल जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। और ड्रेंचिंग करना है तो बैक्टीरिया का जो डिसीज़ है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो मार्केट में मिलता है उसको आपको ड्रेंचिंग करना है। लेकिन इतना सारा रोग के बारे में मैडम आप बताएं तो उसका क्या लक्षण होगा, कैसे हम समझ पाएंगे तो कौन सा रोग इसमें? हाँ, आलू में आपको जो है जो ब्लाइट जो है, पत्ता में दब्बे दब्बे दिखता है, वो जो छोटा छोटा दाने टाइप पहले शुरू होता है और वो फैल जाता है। और लेट ब्लाइट में पूरा पत्ता एक ही बार आपको पीला हो जाता है, तो इस तरह आप आपको कर सकते हैं। अगेती जो ब्लाइट है वो तुरंत आ जाते हैं, लगाते समय ही पहले आ जाते हैं, और पिछेती वाला जो है वो लास्ट में आता है, तो आपको जो हार्वेस्टिंग करने के लिए पहले जो 1 महीना पहले उस टाइम से आपको वो मिलता है। अगेती वाला के लिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, जैसे पानी ज़्यादा चाहिए उसको स्प्रेड होने के लिए। और झुलसा रोग जो विल्ट जो है, पूरा पौधा मर जाता है, उसमें आप देख सकते हैं पूरा पौधा ऊपर से अचानक से लगभग 15-20 दिन के बाद आपका जो बुआई होने के बाद उसका जो है पौधा मरना शुरू हो जाता है। लेकिन बरसाती आलू के बारे में मैडम हम लोग बात कर रहे हैं, और बरसात का समय है, हालांकि अभी पानी कम हो रहा है, तो पानी से कैसे उसको बचाया जाए, उसके लिए क्या किसान को करना चाहिए? हाँ, जैसे आप आलू में आपको है ना 10 दिन का अंतराल में पानी देंगे, इस मौसम में थोड़ा ठीक ही है। इससे ज़्यादा भी पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अंदर का जो कंद का जो है वो आपको सड़ने लगेगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो जल निकास बहुत अच्छा इसको करना चाहिए। अगर जल निकास नहीं कर पा रहे हैं तो आलू सड़ना शुरू होता है, अंदर अच्छा तरह से फॉर्म नहीं होता है। और जो भंडारण भी करेंगे ना, उस समय भी आपको जो स्टोरेज जो ड्यूरेबिलिटी जो बोलते हैं वो कम होते जाता है। तो आप जैसे ग्रेडिंग भी करते हैं, 50 ग्राम का ऊपर जो आलू मिलेगा उसी को आपको भंडारण के लिए भेजना है। बाकी जो है लोकल मार्केट में आपको सेल करना है, या उधर ही छोड़ देंगे तो वो फिर वो खाद भी बन जाएगा। तो आपको ऐसे ध्यान देना है, 50 ग्राम से ऊपर वाला जो आलू है उसी को सेलेक्ट करना है, अच्छा तरह से उसको ड्राई करना है, तभी आपको कोल्ड स्टोरेज में देना है, तभी आपका जो है 6 महीना तक आपका आलू जो है स्टोरेबिलिटी रहेगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, या हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, जाते जाते एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के इस समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को ना भूलें, और कोविड का दोनों टीका नज़दीकी टीका केंद्र जाकर ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना
सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।